हेलो। तो आज हम देखेंगे रेस्पायरेशन इन ह्यूमन। ठीक है, लेवल असिस्टेंट के अंदर जो सिलेबस है उस हिसाब से तो चलते हैं। ठीक है, जैसे कि रेस्पायरेशन है क्या, रेस्पायरेशन क्या है, जो एटमॉस्फेरिक में जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम, जो भी फूड है ना, उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, है ना, जिससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है और साथ में क्या बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, CO2, है ना। तो ये जो प्रोसेस है क्या, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेक डाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स या फिर फूड, है ना, यूटिलाइज इनडायरेक्टली टू ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। सीधी सी बात है, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज में हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज को से अगर हमें एनर्जी चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जिससे हमें CO2 मिलता है, H2, और साथ में हमें ATP के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, जिससे हम सारे सारे फंक्शन कर रहे हैं, परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये सेलुलर लेवल पर है, सेल है ना, सेल के अंदर होती है रेस्पायरेशन। ब्रीदिंग क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें क्या है, कंडक्शन ऑफ एयर जो होता है, एयर का, है ना, एयर जहाँ से जाती है नॉस्ट्रल से लेकर के लंग्स तक, एल्वियोलाई तक, वो ब्रीथिंग है। ठीक है, तो जनरली हमने ये समझ लिया कि रेस्पायरेशन क्या है, रेस्पायरेशन है सेल के अंदर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन या फिर फूड का यूटिलाइजेशन, उसको तोड़ करके ATP बनाना ही रेस्पायरेशन का काम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स देखते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे एंटायर बॉडी सरफेस किसके अंदर है, स्पॉन्जेज, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, इनमें पूरी की पूरी जो बॉडी है वही क्या करती है, रेस्पायरेशन, यानी कि ऑक्सीजन को लेती है, फूड को ब्रेक डाउन करवाती है, एनर्जी बनाती है और CO2 निकाल देती है। ऐसे मोइस्ट जो क्यूटिकल है वह अर्थवॉर्म में है, अर्थवॉर्म का नाम क्या है, फेरेटिमा है। ट्रैकियल ट्यूब्स किसके अंदर है, इंसेक्ट्स के अंदर है। इंसेक्ट्स में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 निकालते हैं और ATP के फॉर्म में एनर्जी बना लेते हैं फूड से। ठीक है, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, है ना। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, ये दो टाइप की होती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गिल्स किस में होते हैं, गिल्स एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस एंड फिश, इनके अंदर गिल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर उसे लेते हैं, उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं। लंग्स किस में होते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर लंग्स होते हैं। और एम्फीबियंस जो होते हैं, फ्रॉग जो होते हैं, उनकी जो लार्वा स्टेज है उसमें बे गिल्स होती हैं लार्वा स्टेज में। और एडल्ट स्टेज में के अंदर क्या होता है, जैसे आपने फ्रॉग देखा होगा एडल्ट, वो अपनी मॉइस्ट जो स्किन है, स्किन से भी रेस्पायरेशन कर सकता है, यानी कि स्किन से भी क्या है, डिफ्यूजन कर सकता है ऑक्सीजन का, CO2 का, है ना। बकल कैविटी से भी कर सकता है और साथ में उसके लंग्स भी होते हैं। तो तीनों से क्या है, एडल्ट फ्रॉग जो है रेस्पायरेशन कर सकता है। अब देखते हैं ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम में देखते हैं। देखो, जैसे ह्यूमन की रेस्पायरेटरी सिस्टम है, इसमें क्या है, तो सबसे पहले जो एयर है वह कहाँ से एंटर करती है, नाक से, है ना, नोज से, जहाँ नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो नाक के नथुने होते हैं उनको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। उसके बाद वो कहाँ जाती है, नेजल चैम्बर में आती है, फिर नेजोफेरेंक्स में, फिर लैरेंक्स में, है ना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे ये ट्रैकिया है। ठीक है, ट्रैकिया का जो अपर पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस क्या होता है, फ्लैप होता है, लिड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ढक्कन नुमा। ठीक है, तो उसे एपिग्लोटिस बोलते हैं, जैसा कि हमने डाइजेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, ये जो विंड पाइप है, जैसे हम ट्रैकिया है जिसके अंदर एयर जाती है, विंड पाइप को ही ट्रैकिया बोलते हैं, इसका जो अपर पार्ट है उसके ग्लोटिस बोलते हैं। इसको उसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो हम जब भोजन खाते हैं तो ये जो एपिग्लोटिस है इस पाइप को, इस ट्रैकिया को ढक लेता है, ताकि इसके अंदर फूड ना जाए, ये इसके अंदर केवल एयर जाए बस, है ना। ठीक है, तो इसके नीचे ये क्या, लैरिंग्स है, जिसे क्या बोलते हैं हम, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं लैरिंग्स को। ठीक है, लैरिंग्स साउंड बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद ये ट्रैकिया है, और ये जो ट्रैकिया है इसके ऊपर ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये हाफ रिंग होती है, हाफ, है ना, आधी हैं, ये यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक ही जा रही हैं, ऐसे ऐसे आधी आधी। ठीक है, तो ये जो रिंग है ये कार्टिलेजिनस रिंग होती है, ये क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है ट्रैकिया को, और स्ट्रेंथ, है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ताकि जब ये सांस लेते हैं तो ये पिचक ना जाए। ठीक है, ठीक है। अब ट्रैकिया जो है ये डिवाइड हो जाती है किसके अंदर, ब्रोंकस के अंदर। कहाँ पर, किस पोजीशन पर डिवाइड होती है, वह पोजीशन है फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा। जो हमारा थोरेसिक वर्टेब्रा है उसके फिफ्थ जो थोरेसिक वर्टेब्रा है उस पोजीशन पर ये जो ट्रैकिया है दो ब्रोंकस या ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है ना। ब्रोंकस मतलब
सिंगुलर वर्ड और ब्रोंकाई मतलब प्लूरल वर्ड है ना, उनमें डिवाइड हो जाती है। फिर उसके बाद ये वह किस में डिवाइड होती है, ये ब्रोंकाई या ब्रोंकस है। फिर ये क्या है, सेकेंडरी ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई है। फिर उसके बाद टर्सरी आते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें इतना बताया नहीं गया है ना एनसीईआरटी के हिसाब से, है ना। लेकिन जो ब्रोंकाई है वह लास्टली किस में डिवाइड होती है, जैसे देखो ये ट्रैकिया है, ये डिवाइड हुई किस में, ब्रोंकाई में या ब्रोंकस में, ब्रोंकाई में। फिर ये ब्रोंकाई किस में डिवाइड हुई, प्राइमरी ब्रोंकाई में। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड हुई, सेकेंडरी में। सेकेंडरी किस में डिवाइड हुई, टर्सरी में। ऐसे स्ट्रक्चर होता है, जैसे जो हम अंगूर खाते हैं ना, अंगूर का जो गुच्छा होता है ना, ऐसे सेकेंडरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। फिर ये टर्सरी जो ब्रोंकाई है, यहाँ से ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। फिर इनके ऊपर जो है ये निकलते हैं क्या, एल्व्यूलर जो है ब्रोंकाई, एल्व्यूलर डक्ट है ना, एल्व्यूलर डक्ट निकलती हैं। फिर इन एल्व्यूलर डक्ट पर क्या होते हैं, एल्वुलाई होते हैं, यानी कि एल्वुलर सैक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे होती है पूरी स्ट्रक्चर, लेकिन हमें इतना अंदर डिटेल में नहीं जाना है। हमें केवल याद रखना कि जो है ट्रैकिया जो है ब्रोंकस में या फिर ब्रोंकाई बोल सकते हैं, उनमें डिवाइड होती है। फिर वो किस में, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। ब्रोंक्यूल्स के ऊपर क्या होती है, एल्वुलाई होती है। देखो ये एल्वुलाई जो है लास्टली है ना, यहीं पर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन एंड CO2 का, ठीक है। तो ये तो क्या है, एयर का जो है पासेज है, पाथ है ना, जो रेस्पायरेशन में एयर कहाँ से जाती है और लास्टली कहाँ तक पहुँचती है, ये हमने पाथवे देख लिया, ठीक है। अब ये जो लंग्स है, ये लंग्स हैं, 2 लंग्स होते हैं है ना, उनके बीच में हार्ट होता है, ठीक है। तो लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, उसे प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये डबल होती है, देखो इनर मेम्ब्रेन ये रही, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, और ये आउटर मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन किससे अटैच है, देखो लंग से अटैच है, और आउटर मेम्ब्रेन किससे अटैच है, देखो ये जो है ये क्या रिब्स है, ये TS है। अगर जैसे ये कोई लंग्स है और इसे हम ऐसे काट देते हैं, बीच से काट देते हैं, है ना, कैसे बताऊँ मैं, ठीक है। तो जो है TS है हमारी लंग्स की, आगे से जैसे हम वेंट्रली इसको काट देते हैं, ठीक है, तब ये दिखता है, ठीक है, समझ गए ना बात को। तो ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में एक फ्लूइड फिल्टर रहता है, जिसे प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। और इसके नीचे एक डोम शेप होता है, क्या, डायफ्राम होता है, डायफ्राम होता है, डोम शेप है ना, डोम शेप है ना। और ये लंग्स है, और ये क्या है, कट एंड ऑफ रिब्स है, ठीक है। तो ये क्या हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम है ह्यूमन का, ठीक है। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम है, और रेस्पायरेशन के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती हैं वो देखते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। तो क्या होते हैं, रेस्पायरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, क्या क्या होते हैं। रेस्पायरेशन के अंदर ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना है ना, हवा का अंदर जाना ब्रीदिंग होती है, या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं ब्रीदिंग को। तो ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। बाय विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज आउट। तो इसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक जो एयर है वह अंदर जाती है, और CO2 रिच जो एल्वुलर एयर है वह बाहर जाती है, किसके अंदर, ब्रीदिंग के अंदर। ब्रीदिंग का सीधी सा मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, ठीक है। तो रेस्पायरेशन की एक प्रोसेस तो ये है स्टार्टिंग। फिर उसके बाद जब सांस लेते हैं तो एयर कहाँ तक जाती है, एल्वुलाई तक जाती है ना, ये एल्वुलाई है, यहाँ तक जाती है। वहाँ क्या होता है, वह डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है, गैसेज का डिफ्यूजन होता है, जो क्या है मेनली CO2 एंड O2 है, O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, एल्वुलर की मेम्ब्रेन के अक्रॉस, है ना। तो वो देखेंगे मेम्ब्रेन पर कौन कौन सी होती है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड। फिर यहाँ पर क्या है, एल्वुलर जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन CO2 का क्या हो गया, डिफ्यूजन, किस में डिफ्यूजन हो गया, ब्लड के अंदर, है ना। ब्लड के अंदर CO2 ज़्यादा थी तो वह एल्वुलाई के अंदर आ गई, और एल्वुलाई के अंदर O2 यानी ऑक्सीजन ज़्यादा थी तो वह ब्लड के अंदर चली गई। फिर इस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड करता है ना। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। फिर कहाँ पर लेकर के जाता है, ये ब्लड टिश्यू के पास लेकर के जाता है इन ऑक्सीजन को, है ना, और टिश्यू से क्या लेता है, CO2 लेता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी डिफ्यूजन होता है, तो 2 जगह डिफ्यूजन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, अब ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गई, टिश्यू के अंदर, टिश्यू से कहाँ जाएगी, सेल। तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन का क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल ऑफ फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। स्टार्टिंग में देखा ना, तो ये असली में ये है क्या, हमारा रेस्पायरेशन, यानी कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होना किसके लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, और साथ में एनर्जी निकलती है। मेन जो फोकस है हमारा रेस्पायरेशन का, एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए होंगे, मतलब मैक्सिमम हमने जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस एक साथ वैसे देख लिया, लेकिन अब हम डिटेल में देखेंगे, तो बने रहें।
तो देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी हमने देख लिया था, एपिग्लोटिस देख लिया था, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप स्ट्रक्चर होती है ग्लोटिस के ऊपर, ठीक है। ट्रैकिया के ऊपर क्या लैरिंग्स देखा था, साउंड बॉक्स के ऊपर क्या था ग्लोटिस के ऊपर क्या था एपिग्लोटिस, कवर ग्लोटिस ड्यूरिंग सोलिंग। ये जो एपिग्लोटिस है क्या कर लेता है, ग्लोटिस को कवर कर लेता है ताकि उसके अंदर फूड ना जाए। ड्यूरिंग कब, सोलिंग मतलब डिग्लूटेशन मतलब भोजन अंदर लेना, ठीक है। अब एयर का जो पाथ है वो क्या, एयर एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर से कहाँ जाएगी एयर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल में जाएगी, बाहर के जो नॉस्ट्रल्स हैं नथुने जो है ना, नकुआ भी बोलते हैं जिन्हें, है ना, ठीक है। फिर थ्रो नेजल पास, फिर नेजल पास में जाएगी, नेजल चैम्बर में जाएगी। नेजल चैम्बर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में समझ लिए थे ना, नेजल चैम्बर, है ना। फिर जाती है नेजोफेरिंक्स, जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स का जो ऊपर वाला हिस्सा उसे नेजोफेरिंक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद जाती है लैरिंग्स के अंदर, जैसे साउंड बॉक्स बोलते हैं। फिर ट्रैकिया के अंदर जाती है, ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है कब, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रेटा के लेवल पर, है ना। ये पोजीशन है ट्रैकिया की डिवाइड होने की, किस में, प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में, है ना। तो आप ये भले प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आप याद ना रखें, बस ये याद रख लें कि ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इनिशियली ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो आपको ये याद रखना, फिर ब्रोंक्यूल्स में याद रखना, ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स, है ना, आपको याद ये रखना। वैसे पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। फिर टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उन पर क्या होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलर डक्ट, जो एल्वियोलाई है उसकी डक्ट होती है। फिर उस डक्ट पर क्या होता है, एल्वियोलर सैक, जैसे एल्वियोलाई बोलते हैं, लास्ट में एल्वियोलाई होती है उस डक्ट पर, है ना। तो ऐसे ये प्रोसेस है, ठीक है, समझे। ये क्या है, पासेज ऑफ किसका है, एयर का पासेज एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई तक। तो अब आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का आगे का जो पार्ट है वो क्या है, लंग्स देखते हैं। लंग्स हमने देख लिया था पहले स्टार्ट में, है ना। सिचुएटेड इन एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर, है ना, एयर टाइट चैम्बर में है। थोरेसिक चैम्बर फॉर्म बाय द, अब जो चैम्बर है एयर टाइट चैम्बर, उस चैम्बर को क्या बोलते हैं, चैम्बर क्या है वे, थोरेसिक चैम्बर, है ना, थोरेसिक चैम्बर, एयर टाइट जो चैम्बर है थोरेसिक चैम्बर है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, ये जो थोरेसिक चैम्बर है, ये आपको बात याद रखनी है, ये किससे बना हुआ है, फॉर्म बाय द वर्टेब्रल कॉलम, जो डोर्सल साइड में, डोर्सल मतलब पीठ की साइड क्या है, वर्टेब्रल कॉलम है ना, रीढ़ की हड्डी जिधर है तो वर्टेब्रल कॉलम है। फिर स्टर्नम जो आगे एक साइड है, हमारी छाती है, छाती के आगे जो स्टर्नम होता है बीचों बीच में, है ना, ऐसा स्टर्नम होता है ना, यहाँ डायग्राम नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है, स्टर्नम जानते हैं ना, वेंट्रल साइड मतलब छाती के बीचों बीच में एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है ना, ठीक है, जिससे रिब जो है, हमारी रिब्स जो है वो अटैच रहती हैं, ठीक है। तो स्टर्नम है, तो आगे पीछे से तो ये बन रहा है, और नीचे की साइड क्या है, और बगलों की साइड में क्या है, लेटरल साइड क्या है, रिब्स हैं, है ना, पसलियाँ हैं, अगल बगल पसलियाँ हैं हमारे, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर का फॉर्मेशन है ना, और नीचे का है डायफ्राम है, लोअर, है ना। तो देखो अगल बगल तो ये रिब्स हो गई, है ना, पीछे की साइड क्या हो गई, वर्टेब्रल कॉलम हो गई, और आगे की साइड क्या है, एक स्टर्नम है ऐसे, है ना, छाती का ये आगे का हिस्सा है ना, ये पीछे है, ये आगे है, ये अगल बगल है ना, और नीचे क्या है, एक डोम शेप क्या है, नीचे डोम शेप क्या है, एक डायफ्राम है। तो देखो ये एक चैम्बर बन गया, इस चैम्बर के अंदर क्या है, हमारे लंग्स हैं, ठीक है, क्या है, लंग्स हैं, रिब्स से क्या अटैच है, हमारी लंग्स की जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो अटैच है। तो बताओ, अगर इस चैम्बर में, ये जो थोरेसिक चैम्बर जो बना हुआ है, आप समझ रहे हैं ना, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, आप स्लो कर लेना, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, ये जो चैम्बर है ना, अगर इस चैम्बर के वॉल्यूम में अगर हम चेंज करते हैं तो क्या थोरेसिक कैविटी के अंदर मतलब चेंज होगा या नहीं होगा, होगा ना, और उससे क्या लंग्स पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्स आएगा। देखो समझ रहे हैं आप बात को, समझ रहे होंगे, ठीक है। चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, है ना, विल रिफ्लेक्शन लंग्स, यानी पल्मोनरी कैविटी, जो लंग्स की जो कैविटी है, लंग्स के अंदर जो स्पेस है वो भी क्या है, चेंज होगा, है ना, अगर थोरेसिक कैविटी में चेंज होगा, क्योंकि उससे ही अटैच है लंग्स, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो आप एक बॉक्स लो, ठीक है, प्लास्टिक का बॉक्स लो, ठीक है, उसके अंदर एक गुब्बारा रख दो, ठीक है, गुब्बारा। अब इस प्लास्टिक के बॉक्स को आप पिचकाएंगे तो क्या ये गुब्बारा पिचकेगा या नहीं, पिचकेगा, अगर इससे बिल्कुल अटैच है तो इसके अंदर जो भी है, ठीक है, आप समझिए ना बात को, है ना, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे लंग्स है अंदर, है ना, थोरेसिक कैविटी के अंदर। थोरेसिक कैविटी किससे बनी है, समझिएगा ना, डोर्सली, वर्टेब्रल, वेंट्रली, स्टर्नम और लेटरली
रिब्स एंड लोअर साइड में डायफ्राम है। प्लूरल जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेनस है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस ये एक है ना, अभी पढ़े ना हम डायग्राम से। विद प्लूरल फ्लूइड फिल्ड रहता है इनके बीच में, प्लूरल जो मेम्ब्रेन होती है, रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ द लंग सरफेस। और क्या हेल्प करता है ये फ्लूइड, जो हम कई लोग क्या है कि हमारी छाती को दबा देते हैं है ना, या फिर कभी कभी क्या है कोई प्रेशर पड़ जाता है तो उससे हमारे लंग्स क्या है कोलैप्स थोड़ी होते हैं, नहीं होते हैं, वो इनके बीच में जो फ्लूइड है वो इधर उधर उसको फ्रिक्शन को कम कर देता है। ठीक है, छोटा सा भी अगर छेद हो जाता है ना लंग्स में तो कोलैप्स होकर के हम मर सकते हैं ना। आउटर प्लूरा जो है क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक वॉल एंड इनर प्लूरा इन कॉन्टैक्ट विद लंग्स। ठीक है, तो आउटर प्लूरा की जो मेम्ब्रेन है थोरेसिक वॉल यानी कि रिब्स वगैरह उनसे अटैच है, और इनर जो है लंग से है ना, प्लूरा जो मेम्ब्रेन है, समझे। अब देखते हैं कंडक्टिंग जोन क्या है, जो हमने देखा था नोस्ट्रल से कहाँ तक गई थी, नोस्ट्रल से गई थी एयर कंडक्ट होकर के कहाँ तक, एल्वियोलाई तक। स्टार्टिंग में देखा था ना या नहीं, नाक से जा करके कहाँ तक जा रही है, एल्वियोलाई तक। तो ठीक है, तो ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंकाइल से, ट्रैकिया मतलब जो हमारी ट्रैकिया विंड पाइप उसमें भी कहाँ से आता है, नाक से, नाक से ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद फिर कहाँ था इनिशियल जो ब्रोंक्यूल्स है ना, वहाँ तक जो जाता है उसे कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पर क्या होती है, एल्वियोलर डक्ट होती है यानी कि एल्वियोलाई होती है, वहाँ तक जाता है। तो एल्वियोलाई तक जो जाता है उसे कंडक्टिंग जोन बोलते हैं, है ना। बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, ट्रैकिया टू इनिशियल, हाँ सॉरी, कंडक्टिंग जोन तो क्या कहाँ तक है, नोस्ट्रल से लेकर एल्वियोलाई तक, है ना। लेकिन ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ये किससे सपोर्टेड रहता है, जो ट्रैक है कार्टिलेजिनस रिंग होती है इनकम्प्लीट, जो क्या है उसको सपोर्ट करके रखते हैं, उसको पिचकने वगैरह से बचाती है, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। फंक्शन क्या होता है कंडक्टिंग जोन का, कंडक्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, है ना, यानी कि नाक से लेकर के नोस्ट्रल टू कहाँ तक जाती है एयर कहाँ से, नोस्ट्रल टू एल्वियोलाई, है ना, वहाँ तक एयर जाती है, उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन है ये। और ये क्या करता है, कंडक्ट करता है एटमॉस्फेयर की एयर टू एल्वियोलाई, क्लियर इट फ्रॉम द फोरिजन पार्टिकल। और ये क्या करता है, जो फोरिजन पार्टिकल्स आए हैं एयर के साथ उनको क्लियर करता है, क्योंकि इनके पास क्या सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिया और ब्रोंकस इनके या फिर ब्रोंक्यूल्स के पास क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। उन सीलिया में क्या कोई भी पार्टिकल्स वगैरह हैं वो चिपक जाते हैं, फिर म्यूकस के फॉर्म में हम जो निकालते हैं ना, म्यूकस बाहर है ना, नोज से आते हैं और कफ वगैरह आता है ना, तो वो ये है ना। और क्या करता है ये कंडक्टिंग जोन, ह्यूमिडिफाइड करता है उस एयर को, एयर के अंदर नमी कर लाता है ना, टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है, टेम्परेचर को कम डाउन करता है ना। ठीक है, समझे बात, ये इसका कंडक्टिंग जोन का काम है। ठीक है, एयर को क्या थोड़ी सी ठंडी कर देता है, थोड़ी सी नमी युक्त कर देता है, समझे। तो रेस्पिरेटरी जोन क्या है, कंडक्टिंग जोन समझ लिया हमने। कंडक्टिंग कहाँ तक जाएगा, एल्वियोलाई तक। अब रेस्पिरेशन कहाँ होगा, एल्वियोलाई में, है ना, आगे यहीं से तो स्टार्ट होगा रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेटिंग जोन है ना, एक्चुअली ये ब्रीदिंग हो रही है यहाँ तक, ब्रीदिंग का मतलब सांस अंदर लेना और बाहर जाना, है ना। अब उसके बाद जो ऑक्सीजन आ गई उसका जो डिफ्यूजन होता है वही तो है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी जोन क्या है, साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड ब्लड। तो एटमॉस्फेरिक एयर और ब्लड के बीच में जो डिफ्यूजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एल्वियोलाई में, है ना, एल्वियोलाई में हो रहा है, और लंग्स और टिश्यूज़ के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने रेस्पिरेटरी जोन और कंडक्टिंग जोन समझ लिया। अब देखते हैं हम ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है। हम एक तो सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं ना, तो दो स्टेप हैं, दो स्टेजेज है ना। एक तो है स्टेज का इंस्पायरेशन मतलब अंदर की ओर सांस लेना। तो ये सांस हम कब लेते हैं, बताओ, अंदर सांस हम कब लेते हैं, है इंस्पायर कब करते हैं सांस, 1 मिनट 1 सेकंड बस, है ना, मैं इधर उधर इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये क्लियर आ जाए। देखो आ गया ना, ये क्लियर है ना। तो अंदर हम सांस कब लेते हैं, तो देखो इंस्पायरेशन यानी ब्रीद इन कब होता है, जब एयर एंटरिंग इन लंग्स के अंदर एयर एंटर करती है तब, है ना। रिब्स एंड स्टर्नम राइज, तो कब अंदर जाएगी एयर, इंस्पायरेशन में एयर तो अंदर जाती है, लेकिन कैसे जाती है, स्टार्टिंग में क्या होता है, रिब्स एंड स्टर्नम राइज यानी राइज अप, यानी उठते हैं ऊपर, है ना, ऊपर की ओर सांस लेकर के देखो तो हमारी जो है रिब्स ऊपर की ओर जा रही हैं, है ना, और स्टर्नम जो है छाती के बीचों बीच जो हिस्सा है वह भी ऊपर की ओर जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ
थोरैक्स जो है, थोरेसिक कैविटी जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या नहीं, इंक्रीज होता है उसका वॉल्यूम। ऐसा करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना इस थोरेसिक कैविटी का, है ना। रिब केज लेवल पॉइंटिंग टू रिब्स विद एरो, है ना। रिब केज, ये जो रिब केज है वो भी बढ़ता है। डायफ्राम जो है, डायफ्राम, रिब केज क्या है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। डायफ्राम जो है ये आपको पढ़ना नहीं है, ये डायग्राम के अंदर जो कुछ था वो यहाँ पर ये लिखा रखा है बस, है ना। रिब केज क्या है, अपवर्ड राइज होता है ना, ठीक है। रिब केज अपवर्ड जाता है, अप, ठीक है। और डायफ्राम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम होता कैसा है, ऐसा डोम शेप होता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर के ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है ऐसा, ठीक है, ऐसे हो जाता है फ्लैट। तो देखो पहले तो देखो जैसे ये कोई चीज़ है, ये है, और इसके बाद ये कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। तो बताओ किसका एरिया ज़्यादा है ना। जैसे ये कोई जैसे ये कोई चीज़ है, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। वैसे तो लेकिन फिर भी जैसे ये है, अगर हम अब बताओ ये एरिया ज़्यादा है, ये वाला एरिया ज़्यादा है, या फिर अगर हम इसको ऐसे कर दें, अब बताओ कौन सा एरिया ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है ना, ठीक है। तो ये क्या, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, फ्लैट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट होकर के, है ना, क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो फ्लैट हो जाएगा तो क्या होगा बताओ। तो ये जो थोरेसिक कैविटी है उसका क्या है, वॉल्यूम जो है वह बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा, बताओ। वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके अंदर जो प्रेशर है वह बढ़ेगा या घटेगा, प्रेशर घट जाएगा। एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो घट जाएगा। तो देखो रिब्स एंड स्टर्नम क्या है, राइज होते होंगे ऊपर की ओर, है ना, है, यानी ये पूरा पूरा रिब केज ऊपर की ओर जाएगा ना, है ना। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स कैविटी का जो वॉल्यूम है वह बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर उसमें घटेगा या नहीं घटेगा, बताओ, आप खुद सोचो। और ये डायफ्राम ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसके अंदर जो प्रेशर है, इसका एयर प्रेशर जो है, इस क्या लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर है या फिर थोरेसिक कैविटी के अंदर जो एयर प्रेशर है वो कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसलिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट बन गया, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या है, एयर क्या करेगी, एंटर करेगी। समझ गए ना आप बात को, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं, है ना। तो इंस्पायरेशन आप समझ गए होंगे, है ना। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा, इंस्पायरेशन में तो ये हो गया। अब मसल्स भी इसमें काम करती हैं कुछ, वो अभी देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, पहले प्रोसेस क्या है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन है। एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में ब्रीद आउट होता है, यानी सांस बाहर निकलती है, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स से बाहर निकल जाती है। रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें ही रिब्स और वो आ जाते हैं, क्या, स्टर्नम नीचे की ओर आ जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज हो जाता है, और जो वॉल्यूम होता है इस थोरैक्स का वो कम हो गया। अब वॉल्यूम कम हो गया, जैसे देखो ये कोई एक बॉक्स है प्लास्टिक का या किसी का भी, अगर हम इसको पिचकाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, इससे एयर जो है एक साथ बाहर जाएगी, है ना। तो वॉल्यूम कम होगा, है ना, वॉल्यूम कम होगा तो इसका जो प्रेशर है, एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, कहाँ से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो एयर बाहर निकलेगी, और साथ में डायफ्राम जो है रिलैक्स हो जाएगा, और कैसे हो जाएगा, आर्च अपवर्ड, है ना। आर्च मतलब ऐसे डोम शेप हो जाएगा, आर्क बना लेगा अपवर्ड की साइड। तो इससे ओवरऑल वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एयर जो है एक्सपेल होगी बाहर लंग से। तो ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस हमने समझ ली है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है जब ये प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रैक्शन इन इंस्पायरेटरी मसल्स, है ना। जब इंस्पायरेशन होता है तब क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है, अभी कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं। अभी हमने देख लिया होता क्या, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो डायफ्राम जो है बिकम फ्लैट, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है ना। तो इससे क्या है ना। दूसरा क्या है, रिब्स जो है, रिब्स, है ना, रिब्स एंड स्टर्नम क्या है, ये क्या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। एक्सटर्नल यानी बाहर की ओर इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स हैं। ये मसल्स इन रिब्स और स्टर्नम को मूव करवाती हैं, है ना। तो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिब्स और ये जो स्टर्नम है ये अब बढ़ जाते हैं, है ना, अप होते हैं ये, है ना, अपवर्ड, अप, और बिकम ये फ्लैट हो गया, है ना। तो इससे क्या होता है, ये इन दोनों कंडीशंस से, है ना, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं, रिब और स्टर्नम को ऊपर लेकर के जाती है, और डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। कब, जब इंस्पायरेशन होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है इंस्पायरेशन के दौरान, है ना।
तो इसमें क्या होता है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है इन एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस, किसके द्वारा, डायफ्राम के द्वारा। एंटेरियर मतलब ऊपर का, पोस्टेरियर मतलब नीचे का। ये जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है किससे, डायफ्राम से। देखो देखो अभी देखो, ये कोई ये ऊपर की ऐसे समझो आप, ये ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो अगर ये जो है ये कोई ऐसे स्ट्रक्चर है ना, ये हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, फ्लैट कर दिया, तो बताओ वॉल्यूम किसका बढ़ गया ज़्यादा, इस वाली स्ट्रक्चर का बढ़ गया ना। इसको अगर हम ऐसे फ्लैट कर देंगे तो वॉल्यूम ये वाला ज़्यादा है या ये इसको इंक्लूड करके, तो बाद वाले ज़्यादा ना कॉन्ट्रैक्ट होने का। तो ये तो क्या एंटीरियर ऊपर की, नीचे की क्या है पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर जो वॉल्यूम है वो किससे बढ़ता है, डायफ्राम से बढ़ता है ना। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है जो रिब्स और एस्टर्नम को ऊपर करते हैं, लिफ्ट करते हैं, है ना, तो इनसे क्या बढ़ता है, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है डोर्सो वेंट्रली। डोर्सो वेंट्रली यानी कि डोर्सो मतलब पीठ की साइड, वेंट्रल मतलब ये आगे छाती की साइड, ये छाती है चेस्ट, तो ये जो एरिया है ये बढ़ जाता है किससे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होता है, पल्मोनरी जो वॉल्यूम है, जो थोरेसिक वॉल्यूम है, यानी कि जो लंग्स का वॉल्यूम है, पल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, इंक्रीज। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो बताओ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो पल्मोनरी कैविटी है, जो लंग्स की कैविटी है, उसके अंदर प्रेशर क्या है, कम हो जाता है। कहाँ से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो जाता है, लेस देन, है ना। तो प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है, तो एयर कहाँ जाएगी बताओ, एटमॉस्फेयर टू लंग्स, है ना। तो एयर मूव्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, ब्रीद इन, समझे। तो क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंस्पायरेटरी मसल्स यानी इंस्पायरेशन के दौरान। समझ गए आप ये बात। अब देखते हैं, अब रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पायरेटरी मसल्स। अब जो इंस्पायरेटरी मसल्स है वो रिलैक्स होंगी तो ऑटोमेटिकली एक्सपायरेशन हो जाएगा, है ना। क्यों, तो इंस्पायरेशन क्या है, एक प्रकार की क्या एक्टिव प्रोसेस है, उसमें हम एक्टिवली मसल्स काम कर रही हैं। लेकिन एक्सपायरेशन जो होता है ना, सांस बाहर निकलती है, उसमें हम रिलैक्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डायफ्राम जो है बिकम डोम शेप्ड, है ना, रिलैक्स हो जाता है ना, डोम शेप हो जाता है डायफ्राम, है ना। तो उससे क्या है, थोरेसिक वॉल्यूम जो है, इंटेरियो पोस्टीरियर जो एक्सिस पर थोरेसिक वॉल्यूम है वो बताओ घटेगा या बढ़ेगा, तो घटेगा, यहाँ वॉल्यूम घट जाता है ना, डिक्रीज, है ना, ये डिक्रीज का साइन है ना, वॉल्यूम घट गया थोरेसिक एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस का। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, रिब्स और स्टर्नम को डाउनवर्ड कर देती हैं, उससे क्या थोरेसिक वॉल्यूम भी डोर्सो वेंट्रली समझ गए ना, वो भी वॉल्यूम कम हो गया। तो ओवरऑल पल्मोनरी वॉल्यूम क्या कम हो जाता है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा, ये जैसे ये कोई मान लो ये स्ट्रक्चर है, ये है ना, इसके अंदर हम सब जगह से प्रेशर लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम कम होगा या नहीं होगा, तो ये छोटा हो गया थोड़ा सा, एयर इसके अंदर कंप्रेस्ड हो गई थोड़ी सी। तो अब यहाँ पर एयर जो कंप्रेस्ड है वह क्या है, प्रेशर लगाएगी या नहीं, एयर प्रेशर लगाएगी या नहीं, तो एयर प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, एयर का। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया एयर का, तो बताओ क्या होगा, एयर कहाँ जाएगी, अंदर से बाहर, कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। तो क्या वही बात है ना, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यहाँ क्या बढ़ गया है, ठीक है, यहाँ बढ़ गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो क्या होगा, एयर मूव्स फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर, है ना। वहाँ इंस्पायरेशन में एटमॉस्फेयर टू लंग, यहाँ लंग्स टू एटमॉस्फेयर यानी ब्रीद आउट हो जाएगी, है ना। ये एक थोड़ा सा ये नोट है, देख लो। एब्डोनिमल जो मसल्स हैं, जो हमारी पेट की जो मसल्स हैं सारी, वो भी एडिशनल मसल्स प्रोवाइड एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन, है ना। कई बार हम क्या ये जो पेट की मसल्स भी आपने देखा होगा, ब्रीदिंग के टाइम पर पेट भी थोड़ा थोड़ा मूव करता है, ये भी क्या एक्सटर्नल क्या है, एडिशनल जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं जो कुछ वॉल्यूम वगैरह होते हैं, रेस्पिरेटरी जो वॉल्यूम होते हैं, जो लंग्स का जो कैपेसिटी है ना, यानी रेस्पिरेटरी जो वॉल्यूम है, यानी रेस्पिरेशन करते हैं उसके दौरान, एक सेकेंड, क्या ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है ना, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है ना,
ये क्या है? तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं नॉर्मली, तो उस समय जितनी एयर हम अंदर लेते हैं और जितनी बाहर देते हैं बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए, तो उस समय हम अप्रोक्स 500 ml लेते हैं। हेल्दी मैन, ठीक है, 500 ml लेता है, ठीक है। और जो है 6000 टू 8000 ml पर मिनट लेता है, ठीक है। तो इसको मिनट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक मिनट के अंदर 12 से 14 लगभग, है ना, 12 से जो है 14 जो है हम क्या करते हैं, 12 से 16, है ना, 12 से 16 जो है ब्रीथ रेस्पायरेशन की रेट है 12 टू 16 टाइम्स, है ना, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन की, है ना, समझ गए, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंस्पायर या एक्सपायर बार बार कर सकते हैं, तो उस हिसाब से 1 मिनट के अंदर 6000 टू 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना, टाइडल वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम क्या है। अब आप जैसे नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो उसमें हम हर ब्रीद इन कर रहे हैं तो 500 ml ले रहे हैं अंदर, और ब्रीद आउट कर रहे हैं तो 500 ml कर रहे हैं, समझ गए। तो वो क्या टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, नॉर्मली कर रहे हैं हम। अब देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायर कर रहे हैं हम, यह बात समझना, IRV। तो देखो हम एक साथ फोर्स करके, अगर हम जैसे नॉर्मली हमने सांस ले ली, उसके बाद भी हम फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हम कहाँ तक ले सकते हैं, एक जो नॉर्मल जो ह्यूमन्स हैं वे 2500 से यानी 250 टू 2500 से 3000, है ना, 3000 ml तक ले सकते हैं, है ना, इतनी ml क्या है एयर जो है हम इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सफुली, उसे क्या है IRV बोलते हैं। यानी कि ये रिजर्व वॉल्यूम है, इससे ज़्यादा हम भर नहीं सकते हमारे जो है लंग्स के अंदर। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, यानी कि देखो हमने नॉर्मली सांस बाहर निकाल दी, ठीक है, अब एक्स्ट्रा प्रेशर लगाकर फोर्सफुली हम एक्सपायर करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो वो कितना होता है 1000 ml टू 1100 ml ही निकाल पाते हैं हम एक्सपायरेशन, समझ गए। तो IRV कितना होता है ये आपको याद रखना है, क्या IRV फोर्सफुली हम निकालते हैं एयर, है ना, ठीक है, IRV फोर्सफुली हम लेते हैं, और ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली हम निकालते हैं, ठीक है। बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं होता, लेकिन ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम वो होता है जब हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर देते हैं, उसके बाद भी लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम बचता है या नहीं बचता है, बचेगा भाई, लंग्स बिल्कुल खाली थोड़ी हो सकते हैं, समझे, है ना, ठीक है। तो ये क्या है 1100 टू 1200 ml क्या है रेजिडुअल वॉल्यूम है, एक्सपायरेशन करने के बाद में है। बाय एडिंग अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब वन ऑफ द, है ना, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं कैपेसिटी पर, है ना, कैपेसिटी पर बात करते हैं। कैपेसिटी तो ये TB टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, है ना, और RV, है ना, ये हमने देख लिया है ना, ठीक है। ये क्या वॉल्यूम है, अब ये क्या कैपेसिटी है, एक सेकंड, यहाँ से क्या कैपेसिटी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, है ना, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, है ना, नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड द टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये क्या है, जैसे हमने IRV क्या था, ये क्या है, पर्सन इंस्पायर फोर्सफुली इंस्पायर करता है 2500 से 300 ml, है ना, और ये जो कैपेसिटी है इंस्पायरेटरी जो कैपेसिटी है वो क्या है, वो है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। हम नॉर्मली एक्सपायरेशन कर दिया, 500 ml बाहर निकाल दी, उसके बाद हम जो फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं, फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं वो तो क्या है ERV है, और साथ में हमने जो एक्सपायर किया था ना नॉर्मली वो भी हम ले रहे हैं साथ में। देखो इंस्पायरेटरी क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या, हमने सांस ले ली, लेने के बाद और कितना ले रहे हैं वो है IRV, ठीक है ना, ये वो तो हो गई IRV। लेकिन हमने क्या है नॉर्मली सांस हमने निकाल दी है, निकालने के बाद जो लेंगे, है ना, समझ रहे हैं आप ये बात को, नहीं भी समझ में आ रही तो आपको ये याद रखना है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है वो क्या है TB प्लस यानी टाइडल वॉल्यूम, क्योंकि हमने ये किसके बाद लेते हैं इंस्पायरेटरी
जो कैपेसिटी है नॉर्मली एक्सपायरेशन के बाद। तो नॉर्मली एक्सपायरेशन में कितनी गई हमारी, टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी फोर्सफुली हम लेंगे 2500, तो टोटल कितना आएगा इसका काउंट करें तो 500 प्लस 2500 से 3000, तो ये ओवरऑल कितना आता है 3000 टू 3500। ये क्या है इसका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लिया हमने, उसके बाद हम कितना बाहर निकाल सकते हैं फोर्सफुली, है ना। तो इसमें क्या टीबी प्लस ईआरबी है, टीबी प्लस ईआरबी है। फंक्शनल जो रेजिडुअल कैपेसिटी है वे क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी एयर रह सकती है बताओ, तो उसके अंदर ईआरबी प्लस आरबी है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था, जो हमने ईआरबी के बाद फोर्सफुली निकालने के बाद भी कुछ तो अमाउंट में एयर रहती है ना लंग्स में, बिल्कुल खाली तो हो नहीं जाएंगे, बिल्कुल खाली हो जाएंगे तो कोलैप्स हो जाएंगे, वो चिपक जाएंगे एल्वोलाई। तो उसके अंदर जो वॉल्यूम बचता है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, जो बचा रहता है लंग्स के अंदर, ठीक है। और हमने एक्सपायर कर देते हैं, है ना, नॉर्मली एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम हमारे उसके अंदर जो वॉल्यूम बचता है वो क्या है, ईआरबी है, फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हैं, और आर भी है। ये समझे आप बात को, ये पढ़ो आप इसे धीरे से, ठीक है। तो ये वॉल्यूम है क्या, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्या है, ये क्या है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। फोर्सफुली हमने बाहर निकाल दी, फिर उसके बाद हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, तो इसके अंदर क्या ले सकते हैं हम, ईआरबी लेंगे, जितनी हमने बाहर निकाली वो तो लेंगे, टीबी ले सकते हैं, और आईआरबी, इतना मैक्सिमम हम ले सकते हैं अंदर फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद। तो यही क्या है वाइटल कैपेसिटी। और क्या बोल सकते हैं, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन, ठीक है, समझे बात को, ठीक है। अब आते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर अकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन। फोर्स इंस्पायरेशन के बाद जो वॉल्यूम बचता है ना, टोटल वॉल्यूम आता है हमारे लंग्स के अंदर, वो है लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स, है ना। एक साथ पूरी सांस लो अपने अंदर फोर्सफुली, अब बताओ कितना वॉल्यूम है आपके लंग्स के अंदर, वही तो लंग्स की कैपेसिटी हो जाएगी ना। दिस इंक्लूड आरबी रेजिडुअल वॉल्यूम, पहले कितना वॉल्यूम रहा था, ईआरबी, टीबी एंड आईआरबी, है ना। या फिर हम वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं लंग्स कैपेसिटी को। समझे आप ये बात को, समझे ना, ठीक है। तो देखो ये हमने ये क्या बना रखी है, एक टेबल बना रखी है, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, 2500 से 300 ml होता है ना, सॉरी 2500 से 3000 ml होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये आईआरबी है। टाइडल वॉल्यूम 500 होता है, एक्सपायरेटरी 1100 ml होता है ना, 1000 से 1100 ml है ना, ठीक है। 1000 से 1100, 1000 टू 1100, और ये कितना होता है वॉल्यूम जो है 1100 से रेजिडुअल वॉल्यूम जो बचा, कांट मेजर बाय द यूज ऑफ स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या है, स्पायरोमीटर क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज किससे मेजर किया जाती है, स्पायरोमीटर से, है ना, ठीक है। तो वाइटल जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, कितना हम इंस्पायर कर सकते हैं नॉर्मली एक्सपायरेशन के बाद, है ना। टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिला करके एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनती है, इन दोनों को मिला करके वाइटल कैपेसिटी फंक्शनल रेजिड्यू बनता है। तो ये सारा जो है हमने यहाँ पर समझ लिया, ठीक है, यहाँ पर समझ लिया है सारा का सारा, है ना। आप बस इस टेबल को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ना, ठीक। तो देखो समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, वो टेबल छोड़ो, है ना, यहाँ देख लो। तो आईसी जो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी, फोर्सफुली हम कितना देते हैं, ठीक है। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरबी, ये याद रखना आपको बस, है ना, ये जो लिखा हुआ है ये याद रख लेना। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो कितनी होती है, ईआरबी जो हम फोर्सफुली हम निकालते हैं और निकालने के बाद कितना बचा रह जाता है तो वो उसे रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। और वाइटल कैपेसिटी क्या है, उसमें क्या आता है, ईआरबी आता है, और
टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV आता है, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह उधर लिखी हुई है, बार बार रिपीट करने का क्या फायदा। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, RV है, रेजिडुअल वॉल्यूम है, ERV है ना, TB है और IRV है, सबको काउंट कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या लंग कैपेसिटी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी। देखो ये वाइटल कैपेसिटी हो गई ना, ERV TB, ये वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ और है जो आपको याद रखनी है, क्या इंपॉर्टेंट है, कि जो डेड स्पेस वॉल्यूम होता है ना, अनयूज एयर होती है, ठीक है, वो 150 to 200 ml होती है। क्या ये डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं इसे, है ना, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अनयूज एयर है ना, एयर है ना, ऑफ लंग्स है ना, ये बनी रहती है हमेशा, ठीक है। डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं इसे, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखते हैं आप, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज क्या है, साइट एल्वुलाई प्राइमरी साइट है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है पहले, ठीक है, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर थ्रू सिंपल डिफ्यूजन एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन अफेक्टेड बाई प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, जो ऑक्सीजन और CO2 का जो कंसंट्रेशन है या फिर प्रेशर जो ग्रेडियंट है उसके बिहार पर क्या है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है। हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, कौन सी गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा उस पर भी जो है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है ना। अब बात क्या याद रखनी है, ये बात याद रखनी है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज़ 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। O2 की जो सॉल्युबिलिटी है उससे 20 से 25 गुना, देखो कितना, 20 से 25 गुना ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी किसकी, CO2 की। द अमाउंट ऑफ द CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ O2, ठीक है। यानी कि जो एल्वुलाई है ना, एल्वुलर जो मेम्ब्रेन है उससे जो डिफ्यूजन होता है O2 का और CO2 का, तो कौन जल्दी डिफ्यूज होता है, CO2, है ना। सॉल्युबिलिटी भी किसकी ज़्यादा है, CO2 की, ठीक है, O2 से ज़्यादा है। एल्वुलर गैस एक्सचेंज, है ना, एक सेकेंड। अब एल्वुलाई के अंदर गैसेस का कैसे एक्सचेंज होता है वो देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ये एल्वुलर कैविटी है, ठीक है, इस एल्वुलर कैविटी के बाहर क्या है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, ब्लड कैपिलरी है ये, ठीक है, ठीक है। अब देखो गैसेज इसके अंदर आएंगी, गैस आई इसके अंदर, फिर क्या है, जो ये एल्वुलर की जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, वह किसकी बनी हुई होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, वन सेल्ड होती है ना, एक ही सेल की होती है, थिक होती है, ठीक है, एक सेल के बराबर थिकनेस है। और ये जो कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, इसकी जो ये मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या एंडोथीलियम की है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, है ना, स्क्वेमस एपिथेलियम और एंडो मेम्ब्रेन के बीच में क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो वैसे हमारे में है नहीं टिश्यू वगैरह, तो यहाँ पर पढ़ते, ठीक है। तो ये क्या बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से क्या डिफ्यूजन होता है गैसेस का, एल्वुलाई से यहाँ पर ब्लड के अंदर क्या ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन से CO2 एल्वुलाई के अंदर जाती है, ऐसे जो है क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है, समझे। एक सेकेंड, हाँ, अब देखते हैं जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है। एक सेकेंड, इसको ना थोड़ा क्लियर करते हैं, क्लियर, ठीक है, हो गया ना, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये जैसे एल्वुलाई है ये, है ना, ये हमने एल्वुलाई मानी है, ये एल्वुलाई है, और यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज वगैरह हैं वो लगी हुई हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इंस्पायर्ड जो एयर है, एयर एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है एटमॉस्फेयर के अंदर, 159 है, ठीक है,
159 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का कितना है 0.3 है ना ये प्रेशर। अब जैसे ये एयर इंस्पायर्ड होकर के अंदर आई तो एल्वुलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है किसका CO2 का वो 104 mm ऑफ Hg है और O2 का सॉरी है ना 104 mm ऑफ Hg और CO2 का जो है 40 mm ऑफ Hg है ना। अब देखो ब्लड जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर के आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी जो लेकर के आती है ब्लड कहाँ के लिए लंग्स के लिए, यहाँ लंग्स है ठीक है ये है ना लंग्स पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी यानी लंग्स से रिलेटेड है। लंग्स के अंदर जो आर्टरी जाती है वह क्या लेकर के जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि उसके में ऑक्सीजन कम है ना और CO2 ज़्यादा है। तो यहाँ जो CO2 का जो यहाँ पर लेवल होगा वो कितना है पार्शियल प्रेशर CO2 का 45 है 45 mm ऑफ Hg और O2 का कितना है 40 mm ऑफ Hg है ठीक है समझो ये बात है ना टिश्यू से होकर के जो ब्लड आता है किससे सिस्टेमिक वेन के द्वारा ब्लड के जो है ऑरिकल में आता है ऑरिकल से वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी निकल के कहाँ जाती है लंग्स के अंदर लंग्स में एल्वुलाई के पास। तो ये जो है ब्लड के अंदर ये क्या है पार्शियल प्रेशर है CO2 का और O2 का ठीक। अब जो ये एल्वुलाई है इसके अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना 40 और यहाँ पर जो आ रहा है CO2 उसका कितना है 45। तो बताओ हायर का जो है प्रेशर ग्रेडियंट CO2 का कहाँ पर है यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में। तो यहाँ से CO2 तो ऊपर जाएगी किसमें एल्वुलाई के अंदर। अब देखो एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 है लेकिन इसके अंदर जो है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कितना है 40 है। तो ये तो केवल 40 है ऊपर कितना है 104 है। तो बताओ ऑक्सीजन अंदर की साइड आएगी तो अंदर की साइड आ गई इसमें ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड जो लेकर के जाएगा ये ऑक्सीजन को है ना इसके अंदर ऑक्सीजन बाइंड हो गई हीमोग्लोबिन के साथ। तो वो कौन सी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है पल्मोनरी वेन है ना पल्मोनरी वेन लेकर के गई ऑरिकल में ऑरिकल से कहाँ गया वेंट्रिकल में वेंट्रिकल से कहाँ गया ब्लड सिस्टेमिक आर्टरी में है ना। सिस्टेमिक जो आर्टरी है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है कहाँ पर टिश्यूज़ के अंदर। टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है जो टिश्यूज़ के अंदर जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 40 और CO2 का कितना होता है 45। और यहाँ जो सिस्टेमेटिक आर्टरी जो है ना जो ऑक्सीजन ले जा रही है उसके अंदर जो है ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 95 mm ऑफ Hg और CO2 का 40 mm ऑफ Hg। तो टिश्यू के पास जैसे जाएगी तो टिश्यू के अंदर क्या ऑक्सीजन का जो है प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर जाएगी ठीक है और CO2 का प्रेशर टिश्यू के अंदर ज़्यादा है और इस वेन ये इस आर्टरी के अंदर कम है CO2 का। तो CO2 इससे बाहर जाएगी ठीक है। तो टिश्यू के अंदर क्या है CO2 तो बाहर जाती है ब्लड के अंदर और ऑक्सीजन ब्लड से आती है टिश्यू के अंदर ऐसे डिफ्यूजन होता है। अब समझे बात को समझे ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सारा का सारा लिखा हुआ है सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड टिश्यू एक्सचेंज ठीक है। तो पाथवे फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट ठीक है पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टेमेटिक आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्शियल प्रेशर जो होता है सिस्टेमेटिक आर्टरी के अंदर 95 mm ऑफ Hg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mm ऑफ Hg। बॉडी टिश्यू के अंदर जो है ऑक्सीजन एंटरिंग टिश्यू है ना O2 एंटरिंग टिश्यू O2 क्या है टिश्यू के अंदर जाती है CO2 बाहर निकलती है टिश्यू के। पाथवे फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स हार्ट से लंग्स तक कैसे जाता है तो सिस्टेमिक जो वेन है वो क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है हार्ट के अंदर है ना। हार्ट में कहाँ जाती है ऑरिकल में ऑरिकल से फिर वेंट्रिकल से क्या है पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है एल्वुलाई तक लंग्स तक ठीक है समझे। मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है ना एक एक शब्द ठीक है। तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाएगा जैसे ये हार्ट है ठीक है ये इसके 4 चैम्बर है ये ऑरिकल है ये वेंट्रिकल है। तो ये जो है सिस्टेमिक वेन जो है ये कहाँ पर जाएगी ऑरिकल के अंदर ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा लंग्स के अंदर लंग्स को अंदर जो ब्लड लेकर के जा रही है वो क्या पल्मोनरी आर्टरी है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगी ठीक है ना। जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है 40 mm ऑफ Hg है और CO2 का 45 है। पल्मोनरी आर्टरी कैरिंग CO2 है ना
जो बताया बस वही लिखा हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वो CO2 एंड O2 एंड CO2 आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट लंग्स, अब देखते हैं, है ना। अब गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं। यहाँ तक हमने एक्सचेंज वगैरह देख लिया, ठीक है। अब ब्लड के अंदर आ गई, अब कैसे जाता है, तो ब्लड के अंदर जो लंग्स से जो है ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन आती है, तो RBC जो है 97% क्या है, ऑक्सीजन ले लेती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन करती है मैक्सिमम RBC करती है, और बाकी का 3% बचा हुआ प्लाज्मा करता है डिजोल्व फॉर्म में, समझे। और CO2 का जो है, CO2 का आगे लिखा हुआ है ना, ठीक है, समझे, ये बात याद रखनी। तो 20 to 25% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन RBC से होता है, ये बात याद रखनी है। 70% जो CO2 है वह कैसे, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट SCO3 नेगेटिव, ये बाइकार्बोनेट क्या है, आयन है ना, ठीक है, बाइकार्बोनेट के रूप में होती है 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। और 7% जो CO2 बचती है वह किसके, डिजोल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। तो ऑक्सीजन का तो क्या है मैक्सिमम RBC से 97%, और बचा कुचा जो है प्लाज्मा से, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड का हमने देख लिया ना, 20 to 25% RBC से, और 70% बाइकार्बोनेट, और 7% डिजोल्व प्लाज्मा, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिजोल्व कर्व देखते हैं, ठीक है। तो देखो जो बाई एक्सेस, जैसे देखो यहाँ बना देते हैं डिसोसिएशन कर्व, कैसी होती है, सिग्मोइड होती है, ऐसी होती है ना डिसोसिएशन कर्व। तो बाई एक्सेस पर परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विथ 0 to 100, है ना, या 0 से स्टार्ट होती है 100% तक, ये क्या है, परसेंटेज है किसका, सेचुरेशन ऑक्सीजन का। और इधर क्या है, एक्स एक्सेस पर क्या है, एक्स एक्सेस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mm ऑफ Hg में 0 to 100 तक यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे जो ऑक्सीजन की जो है सेचुरेशन बढ़ रही है ना, RBC पर बाइंडिंग की, ये कह रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 100%। देखो जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन पर क्या है, 4 Fe जो है वो होते हैं ना, आयन होते हैं, Fe+2, है ना। तो इस पर मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन ऐड हो सकते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन पर। तो जैसे देखो पहला ऑक्सीजन ऐड हुआ तो यहाँ पर सेचुरेशन कम बढ़ी, दूसरा ऐड होने पर एक साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तीसरा होने पर और बढ़ गई, और चौथे पर तो मैक्सिमम हो गई। 4 जुड़ते हैं ना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पर, तो जो है इसकी जो अटैचमेंट की जो है हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन की वह बढ़ती रहती है ना, ठीक है, एसोसिएशन, है ना। पॉइंट हाईलाइटेड ऑन कर्व क्या है, ए पॉइंट टॉप राइट पर होता है, नियर 100 सेचुरेशन पर है, ए पॉइंट मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। मिडल नियर 40 पर होता है, मिडल 40 पर होता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के, अब ठीक है, ये तो पॉइंट है बस, है ना, ये जो कर्व है हम आगे समझेंगे और अच्छे से, ठीक है, आगे आ जाएगी ये, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड लेकर के जाती है RBC, है ना, ब्लड लेकर के जाता है RBC के हेल्प से, तो 20 ml जो ऑक्सीजन जाती है, उसके 20 ml ऑक्सीजन ले जाने के लिए कितना ब्लड चाहिए, 100 ml ब्लड की आवश्यकता होती है। और ये 100 ml ब्लड क्या है, 20 ml ऑक्सीजन लेकर के जाएगा, उसमें से केवल 5 ml ऑक्सीजन है वो टिश्यू के अंदर देगा, बाकी 15 ml साथ में लेकर के आ जाएगा, ठीक है। तो 5 ml ही देता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह 15 ml ऑक्सीजन लेकर के आता है साथ में, है ना, समझिए, यानी उसमें साथ में CO2 है तो साथ में ऑक्सीजन भी है। 5 ml ही तो दिया है उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने, समझे, टिश्यू के लिए। तो ये प्रोसेस क्या होती है, जो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। पहले हीमोग्लोबिन क्या एसोसिएट हुई, है ना, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन एसोसिएट हुई, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अटैच हो गए, इसे ऑक्सीजनेशन बोलेंगे, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर यहाँ पर जा करके क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डीऑक्सीजनेशन, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, कितनी ml, 15 ml, है ना, 100 ml ब्लड के अंदर, है ना। अब देखो ये कर्व है जो अभी देख रहे हैं, डिसोसिएशन कर्व देखते हैं। तो देखो नॉर्मल कर्व तो ये रहा, है ना, नॉर्मली क्या है, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो क्या सैचुरेशन ऐसे बढ़ेगा, ये नॉर्मल है ना, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब एक है राइट शिफ्ट और एक लेफ्ट शिफ्ट। तो देखो लेफ्ट शिफ्ट कहाँ पर होता है, एल्वुलाई के अंदर, एल्वुलाई जो होती है उसके अंदर लेफ्ट शिफ्ट होता है। कब होता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ CO2 के, CO2 का कम होता है, और वहाँ H+ की जो कंसंट्रेशन है कम होती है, यानी कि pH जो है क्या ज़्यादा रहती है, यानी कि एल्कलाइन मीडियम होता है एल्वेलाई के अंदर, और टेम्परेचर भी कम होता है। तो ये सारी कंडीशन क्या करवाती हैं, ये क्या है, ऑक्सीजन का एसोसिएशन करवा देती है हीमोग्लोबिन के, है ना, अटैचमेंट करवा देती है। तो इसके कारण ये क्या लेफ्ट शिफ्ट हो गया। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है, देखो हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, एक यहाँ पर मैं वो खींच देता हूँ, ठीक है, ये रहा, है ना, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हमने क्या है ना, एक इस पर हमने ये खींच दिया है लाइन, है ना। तो देखो यहाँ अगर मान लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, कुछ भी मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, ठीक है, या फिर 40 मान लेते हैं ना, 40। तो 40 पार्शियल प्रेशर पर एल्वेओलाई के अंदर देखो मैक्सिमम क्या है, ऑक्सीजन क्या है, एसोसिएट हो गई, ठीक है, समझ रहे हैं, ऑक्सीजन का एसोसिएशन हो गया। और यहीं राइट शिफ्ट का मतलब जो जहाँ पर टिश्यू के अंदर जो आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन कितना अटैच हुई है, देखो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर 40 होने पर भी बहुत कम, क्योंकि वहाँ पर क्या है CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा। देखो ये क्या है, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व है, ये क्या है, राइट जो शिफ्ट होता है ये किसके लिए, टिश्यू पर। देखो टिश्यू के अंदर क्या है, जैसे ये टिश्यू है, ऑक्सीजन आई, 20 ml ऑक्सीजन लेकर के आया कौन, 100 ml ब्लड यहाँ पर दी इसने ऑक्सीजन एल्वेओलाई से, है ना, और यहाँ पर अब 20 ml ऑक्सीजन देगा, उसमें से केवल 5 ml ही तो इसको टिश्यू को देगा, ये टिश्यू है, ठीक है, समझाने के लिए, और बाकी की 15 ml तो इसके साथ आएगी। अब ये 15 ml क्यों आई, क्योंकि कम आई है, क्यों आई है, देखो यहाँ सेचुरेशन कम आ रहा है ना, देखो यहाँ देखो कम आ रहा है, 40 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर होने पर भी कम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर साथ में टिश्यू के अंदर क्या है, CO2 का जो है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है ना, और H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, pH कम है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है टिश्यू के अंदर, तो जो है बाइंडिंग जो है अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए जो है सेचुरेशन नहीं आ पाता, इसलिए जो है ये क्या हो जाती है, किधर शिफ्ट हो जाती है, राइट की ओर शिफ्ट हो जाती है। जो ये कर्व है, नॉर्मल कर्व है डिसोसिएशन, ये राइट की साइड, कहाँ पर, टिश्यू के अंदर। और अगर हम बात करें कहाँ पर, एल्वेओलाई के अंदर, उधर लेफ्ट हो जाती है। एल्वेओलाई के अंदर लेफ्ट का मतलब थोड़े से, देखो थोड़ा सा बड़ा पार्शियल प्रेशर, फिर और थोड़े से पार्शियल प्रेशर बढ़ाने पर कितना सेचुरेशन आ गया, सेचुरेशन मतलब कितना बाइंड हो गई ऑक्सीजन, है ना। तो ये क्या है, जल्दी जल्दी थोड़े से ही पार्शियल प्रेशर पर जो है ज़्यादा बाइंड हो रही है ना। समझ गए बात को या नहीं समझे। तो ये जो कंडीशन हो, लेफ्ट शिफ्ट कहाँ पर होता है, एल्वेओलाई के अंदर, ये कंडीशन आपको याद रखनी है बस, है ना। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे, है ना। समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं पर्सनली जो है टेलीग्राम पर भी एक बार समझा दूंगा, ठीक है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। 4 ml CO2 को ले जाने के लिए 100 ml ब्लड चाहिए, है ना, 4 ml CO2 को। तो ये टिश्यू से कहाँ जाती है CO2, एल्वेओलाई के अंदर जाती है ना, है ना। किस किस की फॉर्म में जाती है, एज बाइकार्बोनेटेड के फॉर्म में 70% जाती है, एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, यानी कि RBC जो लेकर के जाती है, RBC कितनी लेके जाती है, 20 to 25%, और डिजोल्व फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर कितना जाता है, 7%, ठीक है, 7% जाती है। तो देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आई, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनती है, एल्वेओलाई के अंदर, ठीक है। अब जैसे टिश्यू के पास आएगी तो ऑक्सीजन को छोड़ेगी, तो यहाँ नेगेटिव साइन ऑक्सीजन का छोड़ने का लगा हुआ है, और यहाँ पर टिश्यू के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो CO2 इस पर अटैच होगी, तो ऑक्सीजन छोटी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से और CO2 अटैच हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन आएगी, है ना, कहाँ पर, ये एल्वेओलाई की कंडीशन है, एल्वेओलाई के अंदर। एल्वेओलाई में CO2 ज़्यादा है तो CO2 इस पर अटैच हो जाएगी, और CO2 क्या है यहाँ पर रिमूव हो जाएगी एल्वेओलाई के अंदर, समझे, तो वह फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन ऐसा जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो केवल क्या है 20% ट्रांसपोर्ट करती है, 20 to 25% ऐसे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में जाती है, मैक्सिमम बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है। वो कैसे अभी देखेंगे। एट टिश्यू पर हाई क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है। एल्वेओलाई पर जस्ट अपोजिट है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है सब, ठीक है। तो अब जो है 70% कैसे होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में, है ना, एज बाइकार्बोनेट। CO2 ट्रांसपोर्टेशन,
ठीक है। तो ये कैसे होता है कि देखो CO2 है प्लस H2 है, और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है ये RBC के पास है ना, RBC में होता है, RBC के पास होता है हैबिट, है ना, RBC के पास होता है क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना, इधर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज की हेल्प से क्या है, CO2 प्लस H2 मिलकर के क्या बनाता है, ये कार्बोनिक एसिड है, ये है क्या बन गया, ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। फिर ये फर्दर जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की हेल्प से किसमें टूट जाता है, बाइकार्बोनेट और H+ आयन के रूप में, है ना। ये क्या है, बाइकार्बोनेट है और ये क्या H+ आयन है, इनके रूप में टूट जाता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ, क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज इन जिंक Zn+2 कंटेनिंग एंजाइम। तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जिंक आयन कंटेन रखता है, जिंक आयन रखता है। इट इज़ मेजरली फाउंड इन RBC एंड मेनली माइन्यूट क्वांटिटी आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा से भी होता है। एट टिश्यू हाई पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का, और तो पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट बनेगा वाटर के साथ मिलकर, तो बाइकार्बोनेट बनेगा तो साथ में H+ रिलीज होगा, H+ रिलीज होगा तो क्या है, हाई H+ हो जाएगा, यानी कि एसिडिक नेचर हो जाएगी, यहाँ pH क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और यहाँ पर जो टिश्यू लेवल पर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है, लो होता है, और एल्वियोलाई पर क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है कम होता है और O2 का ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर जाकर के ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बनता है, फिर उससे CO2 और H2O एल्वियोलाई के अंदर बनता है। ये इधर जो रिवर्स चल रही है ये एल्वियोलाई के लिए, और ये टिश्यू के अंदर चल रही है ऊपर वाली, है ना। समझे बात को, समझ गए होंगे ये तो, है ना। आपको जो बात याद रखनी है वो तो यही है कि 70% कार्बोनिक जो है बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, ठीक है, RBC के अंदर होती है प्रोसेस, है ना। समझे, ठीक है। अब आते हैं हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। तो हम जो रेस्पायरेशन करते हैं वो कैसे रेगुलेट होता है, तो ह्यूमन बीइंग हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पायरेटरी रिदम, है ना, ऑफ टू स्वीट द डिमांड ऑफ द बॉडी। दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम। तो हमारी बॉडी को जो डिमांड होती है जितनी सूटेबल अमाउंट में हमें ऑक्सीजन चाहिए उसी हिसाब से रेस्पायरेशन चलता है, ठीक है। अगर पहाड़ों या पर्वतों में जाएंगे तो तेज़ रेस्पायरेशन होगा, या फिर अगर दौड़ेंगे तो तेज़ रेस्पायरेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से होता है। तो एक्चुअली में होता क्यों है, रेस्पायरेशन की रेट क्यों बढ़ती है, तो देखो जनरली जब हमारे अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाता है ना, CO2 का लेवल बढ़ेगा, है ना, तो इसके रिसेप्टर होते हैं, CO2 का लेवल बढ़ेगा तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। तो pH क्या होगा बताओ, CO2 बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये टिश्यू के अंदर होता है सारा का सारा। तो ये कंडीशन होगी तो इनके रिसेप्टर होते हैं जगह जगह, है ना, जैसे आर्टिक आर्क के अंदर और कैरोटिड आर्टरी के अंदर भी होते हैं इनके रिसेप्टर। तो उन रिसेप्टर के कारण फिर क्या न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है पॉन्स के अंदर, वो स्टिमुलेट होता है, उस पर सिग्नल पहुंचता है। तो देखो समझते हैं कैसे। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है जिसे हम बोलते हैं पॉन्स। पॉन्स के अंदर क्या होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है। ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर करता क्या है, सेंड सिग्नल टू मॉडरेट रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। जो रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर है, जो रेस्पायरेशन का रिदम बनाए रखता है, वो सेंटर क्या, मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना। रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसको सिग्नल कौन भेजता है, पॉन्स भेजता है ना। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर भी बोलते हैं पॉन्स को, है ना। वो किसको सिग्नल भेजता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा को, जो क्या रिदमिक सेंटर है, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर है, ठीक है। क्या करता है, मॉडरेट करने के लिए कि भाई ज़्यादा हो जा, कम हो जा, तेज़ तेज़ चला रेस्पायरेशन या कम चला, वो कौन करवाता है, पॉन्स करवाता है। पॉन्स सिग्नल भेजता है, मॉडरेटर है कौन, पॉन्स, ठीक है, बात याद रखना। रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन टू अल्टर रेस्पायरेटरी रेट, है ना। रेस्पायरेटरी रेट को अगर कम करना है, मतलब धीरे धीरे रेस्पायरेशन ले रहा है, एक ली फिर छोड़ी, ली छोड़ी, तो उसके लिए क्या करते हैं, इंस्पायरेशन को ड्यूरेशन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, है ना। ड्यूरेशन को है ना, ड्यूरेशन को कम कर देंगे, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को, तो जल्दी जल्दी सांस लेंगे, और ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे तो स्लो जो है हम ब्रीथ करेंगे। तो ये क्या रेस्पायरेटरी रेट को अल्टर कर सकता है कौन, न्यूमेटिक सेंटर जो पॉन्स के अंदर होता है, ठीक है। ये किसको मॉडरेट करता है, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर को, क्या करने के लिए, रेस्पायरेटरी
जो रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी जो रिदम सेंटर है वो कहाँ पर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर है, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, टेक रेमेडियल एक्शन लेता है, इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, है ना। जैसे ही कुछ भी सिग्नल पहुँचता है पहुँच से, तो ये क्या एक्शन ले लेता है कि जल्दी लेनी है सांस या फिर नॉर्मल लेनी है ना। तो इससे क्या नर्व्स के अंदर सिग्नल जाते हैं जो इनर्वेट करते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स को, है ना, इनर्वेट करते हैं, तो वो जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करते हैं। प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन रिदम, तो रेगुलेशन रेस्पिरेशन जो रिदम है, सांस जल्दी लेना धीरे लेना, उसका रेगुलेशन कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। और इस मेडुला ऑब्लोंगेटा को मॉडरेट करता है, यानी कि सिग्नल भेज करके मॉडरेट करता है कि अब तेज करो रिदम, अब स्लो करो रिदम। वो मॉडरेटर कौन है, पॉन्स है, न्यूमेटिक सेंटर। अब समझ में आई बात, ये तो क्या है, रेगुलेटर है, मतलब मॉडरेटर है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को जो रेगुलेशन करता है, तेज चलना कम चलना, वो क्या है, ये है, ठीक है। अब देखो कुछ क्या होते हैं सेंस, वो होते हैं, ठीक है, कीमो सेंसिटिव एरिया होते हैं ना, कुछ सेंसिटिव एरिया होते हैं नियर द आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास। वहाँ अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये क्या है, ब्रीदिंग फास्ट कर देगा। और कहाँ पर होते हैं, ऑर्टिक रिसेप्टर होते हैं इन ऑर्टिक आर्क के अंदर, ऑर्टिक जो आर्क होती है उसके अंदर भी रिसेप्टर होते हैं। कैरोटिड रिसेप्टर होते हैं इन कैरोटिड आर्टरी के अंदर, तो आपको मेनली याद रखना है कैरोटिड आर्टरी एंड ऑर्टिक आर्क के अंदर। सेंस चेंज इन CO2 एंड H+ कंसनट्रेशन, ये जो सेंसेज हैं ये कब चेंजेज होते हैं, जब CO2 कंसनट्रेशन के अंदर कोई भी चेंज होता है, CO2 कंसनट्रेशन बढ़ती है तो इन रिसेप्टर के अंदर क्या सेंसिटिविटी होती है, किसके प्रति, CO2 के प्रति होती है, ऑक्सीजन के प्रति नहीं होती। CO2 की मात्रा कम होगी तो इसके अंदर क्या है, वो जो है रिदम सेंटर जो है वो रेगुलेट होगा और जल्दी जल्दी हम ब्रीदिंग करेंगे, है ना। H+ की कंसनट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी अगर CO2 का जो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो। रोल ऑफ O2 ऑक्सीजन का जो रोल है वह क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है ना, इन किसमें, इसमें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम में, है ना, ठीक है, समझे बात को, है ना। अब देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अस्थमा किसके कारण होता है, ये एलर्जी कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, और बीजिंग साउंड आता है, घर घर साउंड ऐसा, है ना। एम्फाइसेमा क्या है, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट पीने से होता है मेनली एम्फाइसेमा, है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इससे फट जाती है रेस्पिरेटरी सरफेस, उस पर क्या है, जमाव भी हो जाता है, किसका, ये जो धुआं वगैरह होता है उसका। एल्वुलर बाल जो है इसका डैमेज हो जाता है, जो एल्वुलर की जो बाल है धुआं से, स्मोकिंग से डैमेज हो जाती है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है, सिलिकोसिस वगैरह, है ना। इसमें क्या होता है, देखते हैं, इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, है ना। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस हो जाता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रोसिस हो जाता है, एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड बियर प्रोटेक्टिव मास्क, तो क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, सिलिकोसिस हो जाता है। ऑक्यूपेशनल जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जो पत्थर वगैरह काटते तोड़ते हैं ना उनके अंदर, क्योंकि सिलिका जो है वो एयर के साथ फेफड़ों में, मतलब लंग्स के अंदर जाती है, ठीक है। ठीक है, ये समरी है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द deoxygenated blood and alveoli, transport of these gases throughout the body by blood, exchange of O2 and CO2 between the oxygenated blood and the tissue, and utilization of O2 by the cell, cellular respiration are the step involved इसमें, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारा जो है चैप्टर ये कंप्लीट होता है, तो उसके लिए हम थैंक यू बोलेंगे अगर आप यहाँ तक आए हैं तो। थैंक यू, बहुत सरल चैप्टर था, है ना, ठीक है। समझ में नहीं आया हो फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये क्या है, मैंने जल्दी इसलिए करवाता हूँ ताकि डाउट हो तो मैं बता दूंगा बीच बीच में से, लेकिन चैप्टर तो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना जल्दी ही कवर होगा, उतना ज़्यादा ही रिवाइज कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।